मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रपात YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का शीर्षक इतना अनुकूल, उपयोगी, समसामयिक, आवश्यक और आपके जिज्ञासा के अनुरूप है। टाइटल है सप्तम भाव के उपनक्षत्र स्वामी का अल्प विवेचित फलित रहस्य। अल्प विवेचित माने कम विश्लेषण किया हुआ, कम डिस्कस किया हुआ। फलित रहस्य क्या है, इस पे यह वीडियो है। आप सभी लोग जानना चाहते हो कि सातवें भाव के उपनक्षत्र स्वामी से कुंडली देख करके क्या क्या विश्लेषण किया जा सकता है। अंग्रेजी है इसका अनलॉकिंग द मिस्ट्री ऑफ सेवेंथ हाउस सब स्टार लॉर्ड। जी हाँ मित्रों, किसी का बर्थ डिटेल तो नहीं है, लेकिन एक केपी लग्न नामली कस्प चार्ट के द्वारा सातवें भाव या सप्तम भाव, कुंडली के सप्तम भाव या सेवेंथ हाउस के सब स्टार लॉर्ड या उसको उपनक्षत्र स्वामी कहिए, क्या क्या देखा जाता है। उपनक्षत्र स्वामी या कस्पल सब लॉर्ड जो कहिए, इससे केवल भाग्य पक्ष देखा जाता है। और बार बार बताया हूं कि हर भाव में आपका भाग्य पक्ष क्या बता रहा है, उस भाव से संबंधित क्या क्या लेके आप अपने भाग्य में आए हो जो जीवन में आपको फलीभूत होगा। इसको जानने के लिए कस्पल सब लॉर्ड के सिग्निफिकेटर देखना जरूरी होता है। तो इसमें हम सेवेंथ भाव के कस्पल सब लॉर्ड यानी सप्तम भाव के उपनक्षत्र स्वामी के बारे में आज बताएंगे कि क्षेत्र इतना विस्तृत है। और अगर बहुत से लोग देखते हैं, बताते हैं, डिस्कस करते हैं, विश्लेषण या विवेचन करते हैं या व्याख्या करते हैं या प्रेडिक्शन करते हैं, तो जानते हैं कि सातवें भाव से केवल विवाह देखा जाता है, जीवन साथी के बारे में बताया जाता है। लेकिन सातवें भाव के उपनक्षत्र स्वामी से अनगिनत बातें बताई जाती हैं, घटनाएं बताई जाती हैं जो जीवन में एकदम 100% सटीक और सत्य साबित होता है। और यह विवेचन या यह विश्लेषण केवल केपी द्वारा ही संभव है, क्योंकि केपी के अलावा अन्यत्र ज्योतिष में कहीं भाग्य पक्ष को स्पष्ट रूप से बताने का कोई तरीका या नियम सूत्र नहीं है। अब सप्तम भाव के उपनक्षत्र स्वामी से असंख्य चीजें बताई जा सकती हैं, अनगिनत चीजें, लेकिन कुछ कॉमन चीजें जो रेगुलर आप सोचते हो, विचारते हो, सुनते हो, जिज्ञासा करते हो, ऐसे 8 बिंदुओं के बारे में आज हम बताएंगे जो कि अति महत्वपूर्ण है। पहला, आगे बढ़ने से पहले फिर भी आपसे आग्रह है कि अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, हाइप का बटन है तो हाइप करिए, वीडियो पसंद आवे तो लाइक करिए, मित्रों को शेयर करिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिए। मैं उसका जवाब देता हूँ। और वीडियो जितने भी 10-20 मिनट की हो, अधिकतम यही होती है 20, 21, 22, 10, 15, तो उसको स्किप मत करिए, पूरा वीडियो देखिए। बहुत से मित्रों ने बाई टेलीफोन मुझे सराहना किया है कि आप बहुत ही लॉजिकल, तार्किक और सटीक वीडियो देते हैं। मैं भी जवाब देता हूं कि जो वास्तव में ज्योतिष में रुचि रखते हैं, वास्तव में ज्योतिष के जिज्ञासु हैं, पिपासु हैं, विद्वान बनना चाहते हैं या अपने कुंडली के असली फलित रहस्य को जानना चाहते हैं, वो मेरी वीडियो जरूर देखते हैं। और जो लोग फेक वीडियो देखना चाहते हैं, जो जीवन में कुछ घटित ही नहीं होता, वो तो लाखों में देखते हैं लोगों के, उससे मेरा कोई मतलब नहीं। आइए इस जो हमने नेचुरल चार्ट दिया है मेष लग्न की, इसी को उदाहरण दे करके मैं समझाऊंगा। पहला पॉइंट, जन्म कुंडली में विवाह योग। सातवें भाव के उपनक्षत्र स्वामी से
पहली बात तो विवाह योग देखा जाता है, प्राय लोग यही जानते हैं। और विवाह कैसे देखा जाता है इस रहस्य को मैं बता रहा हूँ। ये 7वां भाव है। जो प्रचलित परंपरागत ज्योतिष है उसमें 7वें भाव के मालिक स्वामी से या 7वें भाव में बैठे हुए ग्रह को आधार बना के बताया जाता है, जो कभी कभी सही होता है, कभी कभी गलत हो जाता है, सटीक नहीं होता। इसमें बार बार मैंने चर्चा। 7वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी, जब हम उपनक्षत्र स्वामी की बात करते हैं उसके पहले आपको बता दें कि जीवन में जितनी भी घटनाएं और कार्य हैं जिसे हम करना चाहते हैं करते हैं, उनके एक पॉजिटिव भाव समूह होते हैं, एक निगेटिव, मतलब उन घटनाओं को घटित करने वाले, सफलता देने वाले भाव समूह होते हैं, और एक उनके विरोधी भाव समूह होते हैं। विभिन्न घटनाओं को हमने वर्णन करके बताया है, लेकिन आज केवल 7वें भाव और उसके उपनक्षत्र स्वामी से संबंधित घटनाओं को बताने जा रहा हूं। 7वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी ABCD जो भी ग्रह हो, 7, 2, 11, 7वां भाव प्रमुख भाव है और 2, 11 उसका सहायक भाव। बार बार बता, 7, 2, 11 भाव तीनों का या किसी का भी कार्य हो तो विवाह होगा, ये तो सत्य है। एक बात और भी बता दें, प्रश्न, कोई भी प्रश्न का समाधान जन्म कुंडली और प्रश्न कुंडली दोनों से समान रूप से होता है। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जहाँ हम विशेषतः कह देंगे इसको जन्म कुंडली देखिए। प्रश्न कुंडली में ऐसे प्रश्नों का समाधान होता है जो जन्म कुंडली इतनी व्यापक होती है, लंबी होती है, पूरे जीवन की घटना होती है, उतनी सूक्ष्मता से उन्हें नहीं बताया जा सकता। तो अधिकतम सूक्ष्मकालिक, अल्पकालिक अवधि के प्रश्नों को आप प्रश्न कुंडली द्वारा ही दें, नियम वही है। लेकिन जन्म कुंडली प्रश्न कुंडली में अंतर यह है कि जन्म कुंडली में अगर कोई ग्रह बकरी है तो उसका महत्व तो नहीं है, वो फल देगा, क्योंकि जन्म कुंडली के ग्रह आज बकरी हैं, कल मार्गी हो जाएंगे, कल मार्गी थे परसों बकरी हो जाए। तो यह जीवन भर चलता रहता है और उसमें दीर्घावधि के प्रश्नों का उत्तर ढूंढा जाता है। और अल्प अवधि के प्रश्न, जो प्रश्न कुंडली देखे जाते हैं कि एक हफ्ता, एक दिन, एक घंटे से लेकर महीना, 2 महीना, 6 महीना के अंदर कौन सी घटना, ये घटना घटित होगी नहीं, ऐसे प्रश्नों का उत्तर प्रश्न कुंडली से देखना चाहिए। यहाँ हम पहला पॉइंट जो उठाए हैं विवाह, इसको जन्म कुंडली से आप देखा, क्योंकि जन्म कुंडली में कोई चीज़ है ही नहीं है तो प्रश्न कुंडली वो नहीं दे सकता। ये अस्थायी चीज़ें हैं विवाह वगैरह, तो जीवन भर चलने वाली घटना है, ये नाते इसको जन्म कुंडली देखिए। जन्म कुंडली में 7वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी कोई भी ABCD है, अपने सिस्टम रखिए, उसमें मालूम हो जाएगा कौन उपनक्षत्र स्वामी है। तो अगर 7, 2, 11 भावों का कार्जेश है या इसमें किसी भाव का कार्जेश है तो विवाह होगा। हम प्रश्न कुंडली की बात कर रहे थे, जन्म कुंडली में तो बकरी मार्गी का फर्क नहीं है, लेकिन प्रश्न कुंडली में ये जरूर देखिए कि 7वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी बकरी है कि नहीं। अगर बकरी है सावधान हो जाइए। अगर कोई ऐसा सवाल है जितने दिनों तक ग्रह बकरी है उसके बीच में घटित होने वाला है, तो अगर वो उपनक्षत्र स्वामी मार्गी ग्रह के नक्षत्र में है तो काम चल जाएगा, उसके बीच में वो घटना घटित हो जाएगी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि घटना थोड़ा लंबे अवधि की है तो उसमें ग्रह के नक्षत्र को मेन, मतलब ग्रह स्वयं बकरी है तो काम चल जाएगा, मार्गी होगा, काम को सिद्ध करेगा। लेकिन अगर वो बकरी ग्रह के नक्षत्र में है तो कार्य सिद्धि नहीं होगी, भले नियम है, भले 2, 7, 11 बता रहा है प्रश्न कुंडली से अगर देखेंगे, लेकिन उसे इसे जन्म कुंडली से देखिएगा तो कार्य सिद्धि नहीं हो। तो एक तो बकरी को देखिए प्रश्न कुंडली में और उसके नक्षत्र स्वामी को बड़ा महत्व। दूसरा विषय, जो भी फल हम कार्जेश की बात कर रहे हैं, यद्यपि वो स्वयं का या अपने नक्षत्र के माध्यम से इन भावों का कार्जेश हो जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, सिग्निफिकेटर हो, तो उसमें आशा की किरण होती है, कार्य की गुंजाइश रहती। लेकिन
केपी के अनुसार या सही सटीक फल यही है कि नक्षत्र बल प्रमुख होता है। तो अगर नक्षत्र के माध्यम से बताए गए भाव आए हैं तो मजबूत और स्थिति होती है, माने वो कार्य होता ही होता है, नक्षत्र बल ही मेन होता है। तो अब यहाँ आइए, सब 2, 7, 11 का कार्येश हो या इसमें किसी भाव का कार्येश हो तो विवाह होगा। विवाह कब होगा? अर्थात उस दशा अंतर दशा में होगा, उस ग्रह की दशा अंतर दशा में होगा, उस कालखंड में होगा जिस ग्रह में 7, 2, 11 भाव या इसमें से अधिकतम भाव आए हों। ऐसे ग्रह की दशा अंतर दशा और प्रत्यंतर का चयन करिए जिन ग्रहों में भाव आए हों। थोड़ा और नियम हमने पहले भी बताया, उसको देख करके तो उसी कालखंड में ये विवाह होगा। प्रत्यंतर माने सूक्ष्म काल, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना का होता है, इसमें हो जाए। और सूक्ष्म जाना हो तो गोचर विधि भी हमने बताया, उसको देख ली। अब यहाँ मेन बात, हम सप्तम भाव के उपनिषद स्वामी का फलित रहस्य बता रहे हैं। ये नाते दशा अंतर दशा का कालखंड निर्धारण इसमें नहीं है। तो ये तो विवाह वाला हो गया कि सप्तम भाव का उपनिषद स्वामी 7, 2, 11 किसी भाव कार्य और विवाह होगा। कब होगा? इसी ऐसे ग्रह की दशा अंतर दशा में जिसमें 7, 2, 11 भाव आया। और भी नियम हमने बताया है कि जो ग्रह अपने नक्षत्र द्वारा और उपनक्षत्र द्वारा सपोर्ट कर रहा हो इन भावों को, उसी ग्रह की दशा अंतर दशा प्रत्यंतर में विवाह हो और अन्य घटनाएं घटित होती हैं। दूसरा विषय है, विवाह तो हो गया, लेकिन क्या शादीशुदा जिंदगी में सुख मिलेगा? यहाँ विरोधी भावों की भूमिका समझ लेना जरूरी है। जैसे हम प्रमुख सहायक भाव बताए कि 7, 2, 11 हैं, तो इनके विरोधी भाव भी होते हैं। मेन बात तो यह प्रमुख सहायक भावों के व्यय भाव, 7वें का व्यय स्थान 6वां, दूसरे का व्यय स्थान 1। आप कहोगे लग्न है, भले लग्न है, लेकिन ये विवाह का विरोधी भाव। और 11वें का व्यय स्थान 10वां, ये भी विरोधी है। अर्थात 1, 10 और 6 ये विरोधी भाव है। और कुंडली का 8वां और 12वां, कहीं कहीं 8वें 12वें से अच्छे भाव भी, फल भी मिलते हैं, लेकिन मेनली 90% ये विरोध ही करते हैं। तो विवाह के विषय में अगर शादीशुदा जिंदगी का सुख देखना है तो सप्तम भाव का उपनिषद स्वामी अगर 6, 1, 10, 8 और 12 इन भावों का सिग्निफिकेटर है तो विवाह सुख में कमी होगी, खुशी कम हो जाएगी। इन्हीं भावों का कार्य है तो विवाह सुख में कमी हो जाएगी। और ऐसे ग्रह की दशा अंतर दशा में वैवाहिक जीवन या विवाह बिगड़ जाएगा। इन भावों के कार्य इस ग्रहों की दशा 6, अगर सप्तम का उपनिषद स्वामी 6, 1, 10, 8 और 12 का कार्य है, तो अगर भाग्य में ऐसा है तब दशा अंतर दशा में चीजें बिगड़ जाएंगी, विवाह बिगड़ जाएगा, मतलब विवाह के सुख में कमी आएगी। अब सुख में कमी आना और विवाह का टूट जाना, सुख में कमी आएगी, मतभेद हुआ, मनभेद हुआ, 7वां भाव भले है लेकिन 6, 8, 12 और 1 और 10 आया है तो सुख में कमी आएगी। अब क्या विवाह टूट जाएगा? सुख में कमी आना, मतभेद हो जाना तो हर घर में होता है, प्राय रहता है, ये विरोधी भाव रहते हैं। लेकिन क्या विवाह टूट जाएगा? यह है विवाह का टूट जाना, कानूनी या गैर कानूनी। यहाँ तो ये नियम है कानूनी टूटेगा, गैर कानूनी। देखिए, कानून से टूटने के लिए सप्तम भाव का उपनिषद स्वामी पहली बात तो तृतीय भाव का भी कार्य है, क्योंकि तृतीय स्थान कानून का है। तो तृतीय भाव और विरोधी भावों के साथ, मतलब जो हमने बताया विरोधी भाव 6, 1, 10, 8 और 12 के साथ तृतीय भाव का भी कार्य हो तो कानूनी तौर पर विवाह टूटेगा। अब
यहाँ कानूनी तौर पर 6, 12 अति महत्वपूर्ण है, था 6, 8, 12 का विशेष रूप से कार्येश हो, और 6, 8, 1, 10, 12 का विशेष रूप से कार्येश हो अधिकतम भावों का, और तृतीय भाव भी हो तो कानूनी रूप से विवाह टूट जाएगा। अगर तृतीय भाव का कार्येश नहीं है तो सामाजिक समझौता करके विवाह विच्छेद तो होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें 6 और 12 अति महत्वपूर्ण है। 6 और 12 आ गया है तो टूटेगा ही, चाहे कानूनी तृतीय भाव आया है तो कानूनी तौर से, तृतीय नहीं है तो आपसी समझौता से गांव समाज घर परिवार के लोगों। 6 और 12 ये 6वां और 12वां भाव टूटने में मेन महत्व अदा करते हैं, क्योंकि 6वां स्थान पति या पत्नी का व्यय स्थान है, और 12वां स्थान जिसका पति या पत्नी मैंने दोनों का, मतलब दोनों में से एक का 12वां है, उसके जीवन साथी का 12वां 6वां है। तो इस तरह से 6 और 12 अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये व्यय स्थान है, व्यय माने हान। अब चौथा सवाल है, क्या दूसरा विवाह होगा? इसमें भी सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी ही रोल अदा करेगा। देखिए मित्रों, पहला विवाह टूट गया या पति पत्नी में किसी का निधन हो गया तो दूसरा विवाह भी योग होता है। और यह योग कैसे बनेगा? जब द्वि स्वभाव योग तभी बनता है कि जब सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी बुध हो, बुध के नक्षत्र में हो, बुध की ज्योति में हो, बुध के राशि में हो, या बुध स्वयं हो, या बुध के उपनक्षत्र में हो, अथवा द्वि स्वभाव राशि में हो। द्वि स्वभाव राशि चाहे स्थिर द्वि स्वभाव, अर्थात मिथुन और कन्या बुध की राशियां, धन और मीन गुरु की राशियां। इन चारों राशियों में से अगर सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी है तब भी दूसरे विवाह का योग है, और अथवा बुध से संबंधित है सप्तम भाव का उपनक्षत्र, तो बुध है, बुध की राशि नक्षत्र ज्योति दृष्टि किसी भी रूप से कई संबंध हमने बताए, किसी में से हो तो दूसरे विवाह का योग है। लेकिन उसके साथ 7वां भी आया हो, 7वां नहीं आया है तो कहाँ से होगा? तो बुध या द्वि स्वभाव राशि में 7वां नहीं 2-11 आया, सप्तम का उपनक्षत्र 2-11 आया हो, बुध या द्वि स्वभाव राशि से संबंधित हो सप्तम का उपनक्षत्र स्वामी, तो दूसरा विवाह होगा। दूसरा विवाह होने के लिए दशा अंतर दशा जो है उसमें 8वां भाव जरूर आया हो। 2, 8 और 11, 8वां भाव इसलिए आया हो कि महत्वपूर्ण रोल अदा करता है 8वां भाव दूसरे विवाह में, बहुत अहम होता है। इसको हमने यहाँ लिखा है 2, 8, 11 के लिए कालखंड में होगा। दशा अंतर दशा चुनोगे 2, 8, 11 देखना जरूरी है, 8वां उसमें 2, 11, 8, 11 आया हो तो होगा। लेकिन बुध या द्वि स्वभाव राशि से रिलेशन होना है, और यही नियम सप्तम भाव के उपनक्षत्र स्वामी ने बताया। लेकिन उसके उपनक्षत्र स्वामी के नक्षत्र भी अगर बुध है या द्वि स्वभाव राशि में है तो, या बुध से रिलेटेड है तो, तब भी दूसरा विवाह होगा। कब होगा? 2, 8, 11 के कार्येश ग्रहों की दशा अंतर दशा और प्रत्यंतर में होगा। दशा अंतर प्रत्यंतर को देख करके कालखंड निर्धारण का कई वीडियो हमने दिया है, जरूर देखिए, अन्य वीडियो भी मेरा देखिए। अब दूसरा सवाल है विवाह से संबंधित। देखिए, एक तो विवाह होगा, दूसरा शादीशुदा जिंदगी में सुख की कमी, तीसरा विवाह का टूट जाना, चौथा दूसरा विवाह, और 5वां है इच्छित लड़के या लड़की से विवाह होना। बहुत से लोग लड़का हो या लड़की हो पूछते हैं कि क्या जिसको मैं चाह रहा हूँ इसी से मेरा विवाह होगा? इसके लिए प्रश्न कुंडली महत्वपूर्ण।
क्योंकि ये चीज़ तो जन्म कुंडली नहीं बता पाएगी, इसलिए अल्पकालिक है। यहाँ एक तो सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी मार्गी हो और उसका नक्षत्रेश भी मार्गी हो, नहीं सारे नियम धरे रहे। अगर बकरी है तो सीधे कह दीजिए, निश्चित होगा सारे नियम हैं, बकरी है तो सीधे कह दीजिए नहीं होगा इच्छित लड़के। अब मान लीजिए मार्गी है, तब यहाँ ये देखना है प्रश्न कुंडली कैसे बनती है भी बता दूं। सामने वाला या परीक्षक या आप या कोई, उससे 1 से लेकर 249 तक की संख्या पूछिए, जो संख्या वो बताएगा उसके आधार पर प्रश्न कुंडली बनती है। सिस्टम में आपके सॉफ्टवेयर होगा तो प्रश्न कुंडली आसानी से आप बना लेंगे, और सब जैसे जन्म कुंडली से आप देख के बताते हैं, ऐसे प्रश्न कुंडली से देख के बताएंगे। तो नियम हम बता रहे हैं, इसका रहस्य सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी 2, 7, 11 में से किसी कार्येश हो, वही नियम है, नक्षत्र बल मेन होता। तो 2, 7, 11 का कार्येश होना तो जरूरी है, लेकिन वह उपनक्षत्र स्वामी स्थिर राशि में हो, और जब स्थिर में होगा तभी इच्छित लड़के लड़के से, नहीं चर या द्वि स्वभाव में होगा तो नहीं होगा। स्थिर राशियां कौन कौन सी हैं? वृष है, सिंह है, वृश्चिक है, कुंभ है। ये 4 राशियां स्थिर होती हैं, 4 चर, 4 स्थिर, 4 द्वि स्वभाव, वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। अगर सप्तम का उपनक्षत्र स्वामी इन्हीं राशियों में से है तब इच्छित लड़के या लड़की से विवाह होगा, और 2, 7, 11 का कार्येश हो, ये जानिए। अब अगला हमारा 5 बिंदु हम निपटा ले गए, 3 बिंदु और हैं। देखिए, ये तो इच्छित लड़का लड़की की शादी विवाह ये सारी चीजें हो गई, वैवाहिक सुख हो गया, विवाह टूट जाना हुआ। अब आते हैं 7वें भाव से आपकी पार्टनरशिप भी देखी जाए। बहुत से लोग व्यवसाय, 7वें भाव से व्यवसाय भी देखा जाता है मेन, तो अलग अलग वीडियो में अलग अलग हमने बताया है, लेकिन यहाँ पार्टनरशिप भी देखा जाता है। किसी को आप अपना पार्टनर बना लीजिए, सहयोगी बना लीजिए, भागीदार बना लीजिए, हिस्सेदार। तो पार्टनरशिप में भी ज्योतिष काम करती है कि क्या पार्टनरशिप में सफलता रहेगी कि नहीं। इसके लिए हमने बताया है यहाँ 7th हाउस, नहीं यहाँ 6, 12 में से असफलता। अब देखो यहाँ हमने पार्टनर जो है, सप्तम स्थान पार्टनर का स्थान भी है, और आप स्वयं मालिक हो और 7वां पार्टनर है। तो पार्टनर के लिए आपका व्यय स्थान 12वां है और सप्तम का व्यय स्थान 6वां है, था 6, 12 मेन है। अगर सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी 6 और 12 का कार्येश हो, 6 या 12, 6 और 12, तो पार्टनरशिप सफल नहीं होगी, असफलता मिलेगी। और इसके साथ 6 और 12 के साथ अगर वो 5, 8, 12 का कार्येश हो, 5, 8, 12, तो असफलता तो मिलेगी ही, उसमें क्षति भी होगी, आपके आर्थिक नुकसान होगा। 5, 8, 12 गरीबी के भाव हैं, दरिद्रता के भाव हैं, धन संबंधी धन की बर्बादी करते हैं, बहुत बार हमने बताया है। 5, 8, 12 का कार्येश हो, सप्तम का उपनक्षत्र स्वामी, तो धन भी बर्बाद होगा, पार्टनरशिप भी नहीं चलेगी। और अगर 6, 12 में से किसी का कार्येश हो तो पार्टनरशिप नहीं चलेगी, धन की बर्बादी उतना नहीं होगा। अब दूसरा विषय देखिए, 5, 8, 12 भाव का महत्व नहीं, भाव समूह का महत्व, एक ग्रुप का महत्व होता है। इस तरह से अब 5, 8, 12, 8, 12 उसमें आया है, लेकिन 5 भी आया है तो धन बर्बादी, 6 आया है, 12 आया है तो धन की बर्बादी तो नहीं है, लेकिन असफल रहेंगे पार्टनरशिप। लेकिन वही उपनक्षत्र स्वामी 5 और 11 का कार्येश हो, मेनली आपको नक्षत्र के माध्यम से समझिएगा, उसका नक्षत्र सबल हो,
तो दोस्ताना रहेगा। वहीं 6-12 में पार्टनरशिप असफल, 5-8-12 में असफलता के साथ धनहानि, और 5-11 का कार्य हो तो दोस्ताना संबंध रहेगा। 5-11 दोस्ती का है, और वही 8-12 के साथ संबंधित हो गया तो धनहानि का है। ये जान लीजिए, ये महत्व, ये रहस्य है। अब सप्तम भाव का उपनिषद स्वामी का दूसरा सवाल, नहीं, अब यह है क्या कारोबार किया जाए। अब देखिए, बहुत से लोगों का सवाल ये होता है कि क्या रोजगार, व्यवसाय या कारोबार हम कर सकते हैं, करें। तो इसके लिए सीधा सा फंडा है मित्रों, इसको प्रश्न कुंडली से देखिए या जन्म कुंडली से भी देख। दसम भाव का उपनिषद स्वामी अगर 7वें भाव का कार्य है तो आप कारोबार करिए, लेकिन बकरी मार्गी वाला नियम रहेगा कि बकरी न हो, बकरी ग्रह के नक्षत्र में। बकरी है तो मार्गी होने पर करिए, लेकिन बकरी ग्रह के नक्षत्र में है तो भले 7वां बता रहा है, कारोबार आपका सफल नहीं होगा। कारोबार कैसा हो, चर हो, स्थिर हो, ये तो बहुत विषय हमने बताया। तो दसम भाव का उपनिषद स्वामी और 7वें भाव का कार्य हो, वो भी नक्षत्र के माध्यम। दसम भाव का उपनिषद स्वामी यहाँ देखा, 7वां भाव आया इस नाते उसके राज्य का होगा। दसम भाव का उपनिषद स्वामी 7वें भाव का कार्य हो तो आप कारोबार करिए, सफलता मिलेगी। कारोबार कर इसके योग्य है, सक्षम है। 7वें कार्य नहीं है तो योग्य और सक्षम नहीं है। दूसरा विषय, अगर दसम भाव का उपनिषद स्वामी बुध हो, स्वयं बुध की ज्योति हो, दृष्टि हो, बुध के नक्षत्र में हो, बुध की राशि में हो, उपनक्षत्र में हो, या द्वि स्वभाव राशि में, मिथुन, कन्या, धनु में हो, तो एक से अधिक कारोबार आप कर सकते हैं। अभी हमने बताया ये द्वि स्वभाव होना, मतलब एक से अधिक ये कारोबार कर सकते हैं। दूसरा विषय, बहुत से लोग ये पूछते हैं, इसमें हमने नहीं दिया, 9 पॉइंट हो जाएगा। इसी 7वें का एक और जोड़ लीजिए, 7वें 7+1 कर लीजिए, 7/1। बहुत से लोग पूछते कौन सा कारोबार करें गुरुजी। देखिए मित्रों, एक ग्रह से सैकड़ों कारोबार देखे जाते हैं, व्यवसाय रोजगार देखे जाते हैं, अनेकों शाखाएं उपशाखाएं व्यापार रोजगार की होती है। ये नाते केवल कुंडली, जन्म कुंडली या कोई चीज़ देख के, किसी ग्रह को देख के ये मत कह दीजिए यही कारोबार करिए, बल्कि उस व्यक्ति से पूछिए, उस जातक से, परीक्षक से, कि आप जो कारोबार करना चाहते हैं अपनी क्षमता और पात्रता का आकलन करके 1, 2, 3, 4, 5 कारोबार लिखिए पेपर पे, और जिसकी क्षमता हो आप, और हर कारोबार के आगे, जैसे डेयरी व्यापार है, किराना व्यापार है, कपड़े का व्यापार है, अन्य 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 जो भी 1, 2, 3, 4, 5 जो क्षमता, और हर व्यापार के सामने सीरियल से 1 से लेकर 249 तक कोई संख्या लिख दीजिए, भिन्न भिन्न। एक के नीचे 49 लिख दिया, दूसरे कोई व्यापार उसके नीचे 105 लिख दिया, ऐसे 4-5 व्यापार आप नोट कराइए, कर लीजिए, और हर एक के आगे संख्या लिख दीजिए। संख्या लिखने के बाद हर संख्या के द्वारा एक प्रश्न कुंडली बनाइए, और उस प्रश्न कुंडली में दसम भाव का उपनक्षत्र स्वामी को देखिए क्या 7वें का, सप्तम का कार्जेश है, और बकरी मार्गी का ध्यान है। अगर दसम भाव का उपनक्षत्र स्वामी सप्तम का कार्जेश है, वो भी नक्षत्र के माध्यम से, तो जिस कारोबार में ऐसी स्थिति आ रही है, जिस नंबर के कारोबार में, उसी कारोबार का चयन करिए
वो बताइए निश्चित रूप से वो सफल होगा। तो इस नाते कौन सा कारोबार करें, इसके लिए हर कारोबार की एक संख्या लेकर के उसके आधार पर कुंडली बना के उसमें ये देखना जरूरी होता है कि दसम भाव का उपनिषद स्वामी, सप्तम भाव का कार्य देख लीजिए। जिस नंबर वाले कारोबार में ऐसी स्थिति हो, कुंडली में ऐसी स्थिति हो, ऐसे प्रश्न कुंडली में ऐसी स्थिति हो, उसी कारोबार को सजेस्ट करिए, रिकमेंड करिए, निश्चित रूप से उसको उस कारोबार में सफलता मिलेगी। या आप स्वयं करना चाहते हो तो नियम से अपने के लिए भी आप देख सकते हो। अब 9वां क्वेश्चन है, 9वां टॉपिक है, नोट। नौकरी के साथ बहुत से लोग कारोबार करना चाहते हैं, कर पाएंगे कि नहीं? मित्रों, नौकरी के साथ कारोबार लोग करते हैं, पार्ट टाइम भी जॉब करते हैं, जबकि नियम एक सरकारी नौकरी के साथ ये नहीं चलता। लेकिन तब सभी लोग सरकारी करते भी नहीं हैं, लेकिन जो करना चाहते हैं कुंडली उनकी बता सकती है। इसके लिए नौकरी के लिए आपको देखना पड़ेगा, नौकरी के साथ कारोबार के लिए आप उसमें जरूर देखिए। एक तो 2, 6, 10, अगर दसम भाव का उपनिषद स्वामी, दसम भाव का उपनिषद स्वामी 2, 6, 10, 2, 6 और 10 ये धन के भाव, इन भावों के कार्य होने के साथ साथ 7वें का भी हो, तो नौकरी के साथ कारोबार आप कर सकते हैं। लेकिन बुध या द्वि स्वभाव राशि जो हमने बताया है में हो या बुध से संबंधित हो तो नौकरी के साथ कारोबार आप कर सकते हैं, क्योंकि बुध भी द्वि स्वभाव ग्रह माना गया है और द्वि स्वभाव राशियां तो मिथुन, कन्या, धनु और मीन है। तो इस तरह से 8, 9 रहस्य तो हमने उद्घाटित किया। दसम सप्तम भाव के उपनिषद स्वामी से या सप्तम भाव से का फल रहस्य यही है, और बहुत कुछ है, लेकिन इतना अगर आप जान गए तो बहुत कुछ सीख गए, जान गए। इस नाते मुझे आशा है कि जो मैंने बताया है तर्क संगत, नियम संगत, युक्ति संगत और विधि सम्मत, आप इसको जरूर समझ गए होंगे। फिर हम 3 दिन बाद नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज अपने शीर्षक को ही समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक शुभ।